हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू कैश फार्मा। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था कोरिलेशन, और उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ कोरिलेशन कि कोरिलेशन क्या होता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन पढ़े थे, जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, लीनियर, नॉन लीनियर और अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशंस पढ़े थे। मैंने आपको कल भी बताया था कि एक ही लेक्चर में हम पूरे कोरिलेशन को कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसलिए मैंने इसके दो पार्ट्स बनाए। आज इसका पार्ट सेकंड है। सो आज देखते हैं हम मेथड्स ऑफ स्टूडिंग कोरिलेशन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कोरिलेशन बेसिकली होता क्या है। मैंने कहा था अगर हम दो वेरिएबल्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई, और उन दो वेरिएबल्स के जो वैल्यूज़ आएंगे उन वैल्यूज़ के बीच में हम देखेंगे क्या रिलेशनशिप बनता है, और देखेंगे क्या कितने डिग्री का रिलेशनशिप बन रहा है। वो सब किस में हम देखते हैं? कोरिलेशन में। उसको कहते हैं हम कोरिलेशन। फिर मैंने आपको उसमें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी पढ़ाया था। तो ये वीडियो समझने के लिए आप पे ज़रूरी बनता है कि आप वो वाला वीडियो देख के आएँ। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये वीडियो समझने के लिए आपको पहले से जितने भी वीडियोज़ हैं मीन, मोड, मीडियन के और लास्ट लेक्चर, वो भी देखना ज़रूरी है, ताकि उसके बाद ही आपको ये समझ आएगा। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा ही होने वाला है क्योंकि आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे कोरिलेशन को। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे लिख रखा है मेथड्स ऑफ स्टूडिंग कोरिलेशन कि क्या क्या मेथड बनते हैं कोरिलेशन को पढ़ने के लिए, या हम कह सकते हैं कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, जो एक संबंध होता है दो वेरिएबल्स के बीच में या दो वेरिएबल्स के वैल्यूज़ के बीच में, उसको हम पढ़ेंगे आज। सबसे पहला मेथड है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम। दूसरा है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और थर्ड है रैंक कोरिलेशन, या रैंक कोरिलेशन का दूसरा नाम है स्पियरमैन्स एंड कैंडालस कोएफिशिएंट। ठीक है, डरना नहीं है, नाम से बिल्कुल इजी है, मैं आपको पूरा बेसिक से ही सिखाऊंगा। देखिए, अब जो स्कैटर डायग्राम है ना, ये इकलौता इकलौता मेथड है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का इकलौता मेथड है। बाकी जो दो रह रहे हैं, कार्ल पियर्सन एंड रैंक कोरिलेशन, ये मैथमेटिकल मेथड्स है, मैथमेटिकल मेथड से। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं पहला अपना स्कैटर डायग्राम। मैंने लिख रखा है कि ये ग्राफिकल मेथड है, ये भी ऊपर में भी मैंने बोला। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम स्कैटर डायग्राम में हम कैसे देखते हैं दो वेरिएबल्स, यहाँ दो वेरिएबल्स के वैल्यूज के बीच में रिलेशनशिप। ठीक है, देखिए, फॉर द स्टडी ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स वी टेक वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस एंड अदर ऑन वाई एक्सिस। द रिजल्टिंग ग्राफ इज स्कैटर पॉइंट और डॉट इन ए ग्राफ शीट नोन एज स्कैटर डायग्राम। इट इज़ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाईवेरिएट डाटा। देखिए, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ जब हम दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप पढ़ें, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स और वाई है। ठीक है, एक्स और वाई है, दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप हम पढ़ रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, इन दो के बीच का रिलेशनशिप पढ़ने के लिए अगर अगर मैं एक को एक्स एक्सिस पे लूँ, ग्राफ की एक्स एक्सिस, आपको पता होगा कि ग्राफ में तीन एक्सिस होती है, एक होती है एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, एक्स को हम लेते हैं एक्स एक्सिस पे और वाई को लेते हैं वाई एक्सिस पे। ठीक है, और फिर जो इस एक्स जो वेरिएबल है, इसके जितने भी वैल्यूज़ होंगे वो हम सब के सब एक्स एक्सिस पे ही लेंगे, और वाई के वेरिएबल्स हम वाई के ही एक्सिस पे लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगा एक्स का पहला वैल्यू मेरे पास है 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। ठीक है, और फॉर एग्जांपल वाई का वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5। जब हम एक ग्राफ ड्रा करेंगे, एक डायग्राम ड्रा करेंगे, स्कैटर डायग्राम ड्रा करेंगे, तो इन वैल्यूज़ के बेसिस पे हम पॉइंट्स ड्रा करेंगे उस ग्राफ में। जब हम पॉइंट्स ड्रा करेंगे अपने अपने एक्सिस के अकॉर्डिंग, अपने अपने वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिप्रेजेंटेशन आता है, उसको हम कहते हैं कि इट इज़ द स्कैटर डायग्राम ऑफ द टू वैल्यूज़। मैंने यहाँ पे लिख रखा है इट इज़ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाईवेरिएट डाटा। मतलब इसमें हम सिर्फ दो वेरिएबल्स देखते हैं, या हम कह सकते हैं दो वेरिएबल्स के वैल्यूज़। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ ये आया होगा। क्या लेते हैं हम, एक वेरिएबल हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और दूसरा वेरिएबल वाई एक्सिस पे लेते हैं। आई होप ये भी आपको यहाँ पे समझ आया होगा। चलिए अब आगे इसमें और फर्दर देखने के लिए देखिए, मैंने अभी बोला फॉर एग्जांपल, पहले मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, मैंने अभी कहा एक्स का वैल्यू 2 ऐसा कुछ लेते हैं। ठीक है, अब अगर ऐसे में एक ग्राफ यहाँ पे बनाऊँ, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल होती है इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 वैल्यू रहता है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एक वैल्यू यहाँ से आ रहा है हमारा। फॉर एग्जाम्पल हम 2 लेते हैं, इसको 4, 6, ऐसा ही कुछ 8, 10, 12, 14। ठीक है, और यहाँ से भी वैल्यूज़ रहते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, एक्स 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 का जो वैल्यू है, जो जब वो 2 आएगा तो वाई का वैल्यू 1 आएगा। मतलब यहाँ पे इसके ऊपर, बिल्कुल 2 के ऊपर आना है, और वाई के बिल्कुल सामने यहाँ पे आएगा पहला वैल्यू। वैसे ही मैंने बोला एक्स का वैल्यू जब 4 आएगा, इसका वैल्यू उस टाइम पे 2 आएगा, यहाँ पे आना है। मतलब सिमिलरली जो वैल्यू एक्स का है उसी वैल्यू के ऊपर आना है।
फिर जो वैल्यू y का उसी के सामने आना है। फिर वैसे ही मैंने बोला जब इसका 6 आएगा इसका 3 आएगा, वैसा ही कुछ। ठीक है, ये जो डॉट्स यहाँ पे बन रहे हैं इसको, इस पूरे डायग्राम को हम कहते हैं स्कैटर डायग्राम। स्कैटर मतलब बिखरा हुआ, ये पॉइंट जो है एक दूसरे से दूर है, बिखरे हुए। ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही बिल्कुल वैल्यूज आएँ। कभी क्या होता है, कभी हमारा वैल्यू ऊपर नीचे हो कुछ, ये नहीं ज़रूरी नहीं है कि 2 के सामने 1 ही हो। फॉर एग्जाम्पल कभी 2 के पास सामने 2 है, x का वैल्यू 2 हो और y का वैल्यू भी 2 हो, x का वैल्यू 4 हो और y का वैल्यू 6 हो फॉर एग्जाम्पल, उस टाइम पे ऐसे आएंगे, इसके ऊपर बिल्कुल और इसके सामने जब 6 में बोल रहा हूँ तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, और वैसे ही अगर मैं बोलूँ x का वैल्यू हमारे पास जो है वो 6 है और y का वैल्यू 3 है, तो हम ऐसे आएंगे, ये 6 यहाँ से 3 यहाँ पे आएगा वैल्यू आपका। ठीक है, ये ऐसे भी आ सकते हैं ना, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर इधर इधर कुछ ऐसा ही। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं स्कैटर डायग्राम। ये किसी भी एंगल से आ सकता है, किसी भी तरीके से ये आ सकता है। आई होप ये आपको समझ आया। अब इसके भी टाइप्स है, स्कैटर डायग्राम के टाइप्स है। जब हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन हो उस टाइम पे क्या आता है, देखो इफ पैटर्न्स, हमें कैसे पता चले कि पॉजिटिव कोरिलेशन, देखिए इफ पैटर्न ऑफ डॉट्स, जो ये डॉट्स बन रहे हैं, आर लाइंग ऑन द स्कैटर डायग्राम शोइंग अ लीनियर पाथ डायगोनली अक्रॉस द ग्राफ पेपर फ्रॉम द बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर टू द टॉप राइट। देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि पॉजिटिव कोरिलेशन हम तब कहेंगे जब हमारे पास जो दो वेरिएबल्स हैं उनके वैल्यूज अगर हम ड्रा करेंगे एक ग्राफ पेपर पे, वो कैसा होगा, वो जो स्कैटर्डनेस होगी उन वैल्यूज़ की, वो क्या होगा, वो स्टार्ट करेंगे लोअर लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब लेफ्ट हैंड मतलब ये साइड आपका बायां हाथ, और राइट मीन्स दिस। ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लोअर मतलब नीचे नीचे नीचे, बाएं हाथ के नीचे वाले साइड से लेके दाएं हाथ के ऊपर तक, मतलब ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे ड्रा करके रखा है, और एक स्ट्रेट लाइन में, और एक स्ट्रेट लाइन में स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर लेफ्ट टू द अपर राइट हैंड, इसको कहते हैं हम पॉजिटिव कोरिलेशन। मतलब इसमें इंपॉर्टेंट है एक तो लोअर हैंड से होना चाहिए, लोअर साइड से होना चाहिए अप टू अबव, और एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, इसको कहेंगे हम पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है यहाँ तक। अब ऐसा नहीं है कि एक ही लाइन पे आए, इसके आसपास भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन लीनियर रहने चाहिए, ये स्कैटर्ड नहीं रहने चाहिए, ऐसे भी वैल्यू आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए, नीचे से स्टार्ट होना चाहिए ऊपर तक। ठीक है, इसको कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। अब जब ये कोरिलेशन हो ना पॉजिटिव कोरिलेशन, इस टाइम पे जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू होता है यानी स्मॉल आर का, जो मैंने कल भी पढ़ाया था आपको, वो +1 होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। बस यहाँ पे मैंने ये भी लिख रखा है, इसको भी मत भूलिएगा, इसको सब्सक्राइब करते जाइए। अब नेक्स्ट पॉजिटिव तो हो गया। ठीक है, ये जो ग्राफ यहाँ पे मैंने बता रखा था ना, ये पॉजिटिव कोरिलेशन का रहता है। अब फिर दूसरा क्या है, अब दूसरा है नेगेटिव कोरिलेशन। क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन। देखिए अब क्या है, इसका बिल्कुल उल्टा करना है आपको। द डॉट्स लाई राइजिंग फ्रॉम द अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर टू द लोअर राइट हैंड कॉर्नर, द कोरिलेशन इज नेगेटिव। सिंपल में क्या बोल रहा है, देखिए अगर हम ऐसे ग्राफ ड्रा करेंगे, अपर लेफ्ट मतलब बाएं हाथ के ऊपर साइड से यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर एंड कहाँ पे होगा, राइट हैंड लोअर कॉर्नर यहाँ तक, ये नीचे है ना, लोअर को नीचे कहते हैं। ठीक है ना, नीचे ऐसे जब ग्राफ होगा आपका, मतलब स्टार्ट तो यहीं से है ना, स्टार्ट यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, इसको कहेंगे हम नेगेटिव। ये आगे मैं बताऊंगा ये कैसे नेगेटिव आता है, कैसे वैल्यू चेंज होते हैं इसमें। ठीक है, ऐसे अगर कभी ग्राफ आए तो हम कह सकते हैं जो कोरिलेशन है दैट इज नेगेटिव कोरिलेशन। और इस टाइम पे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जो वैल्यू रहता है दैट इज -1। मैंने क्या बोला था कल, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का वैल्यू हमेशा रहता है फ्रॉम -1 टू +1, इसी के बीच में रहता है। ठीक है, याद रखना। मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन का वैल्यू क्या रहता है, कोएफिशिएंट का +1 और नेगेटिव का -1। अब ये इसका बिल्कुल यहाँ पे मैंने ग्राफ बना के रखा है, स्कैटर डायग्राम बना के रखा है। अब यहाँ पे भी जरूरी नहीं है कि एक ही लाइन पे लाई करे, इस लाइन के आसपास होने चाहिए। ठीक है, लीनियर होने चाहिए, उसको कहेंगे हम नेगेटिव कोरिलेशन। आई होप यहाँ पे आपको ये भी समझ आया होगा। चलते हैं आगे। अब और एक बात है, जीरो कोरिलेशन मतलब नो कोरिलेशन कब आएगा, जब when dots do not indicate any straight line tendency, मतलब जब हम ग्राफ ड्रा करें और जो डॉट्स वहाँ पे हमें आए उनको आपस में कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी स्ट्रेट लाइन बन ही नहीं रही है, चाहे दाएं साइड से बाएं साइड से किसी भी तरीके से कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, उस टाइम पे क्या कहेंगे हम, या हम ये कह सकते हैं बट द कंसंट्रेशन अराउंड ए कर्व्ड लाइन, या कुछ करो शरो कुछ ऐसा दिखाएंगे। ठीक है, उस टाइम पे क्या कहेंगे, यहाँ पे कोई भी कोरिलेशन प्रेजेंट है ही नहीं, उस टाइम पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू क्या रहता है, दैट इज R इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पे देख सकते हो स्कैटर्ड है, इधर उधर है, बिखरे हुए है, एक ही लाइन पे नहीं है, यहाँ ऐसे या ऐसे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, सो यहाँ पे जीरो कोरिलेशन कहेंगे हम या नो कोरिलेशन। आई होप यहाँ तक आपका क्या था स्कैटर डायग्राम। आई होप ये बिल्कुल ईजी, सबसे ईजीएस्ट मेथड है, सबसे ईजीएस्ट मेथड कोरिलेशन देखने के लिए दो वेरिएबल के वैल्यूज़ के बीच में। अब इसके मेरिट्स कुछ है और इसके डेमेरिट्स कुछ है, फायदे कुछ नुकसान। अब मेरिट देखो, सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है जी, मान लिया। एंड नॉन मैथमेटिकल नहीं है, ग्राफिकल है। ठीक है, ये इसका मेरिट है। अब दूसरा, इजी टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल समझने के लिए बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है,
ठीक यहाँ तक। अब और डिमेरिट क्या है फिर, डिमेरिट नुकसान क्या है इसका, एग्जैक्ट डिग्री ऑफ कोरिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, ओनली डायरेक्शन इज नोन। अब हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पे, जब हम कोई भी ग्राफ ड्रा कर रहे हैं हमें पता चल रहा है या तो ऐसे इसका रिलेशन या तो ऐसे या कुछ ऐसा है, ठीक है। हमें एग्जैक्ट नहीं पता है कि अगर वैल्यूज़ के बीच में कोई रिलेशन है तो किस डिग्री तक है, किस एक्सटेंड तक है, किस हद तक है इनके बीच में। हमें बस सिर्फ पता चलता है कि कौन सा किस तरीके का है, ये तो नहीं पता चल रहा है ना किस हद तक है, किस एक्सटेंड तक है, ठीक है। ये इसका ड्रॉबैक है, हम डिमेरिट कह सकते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपका जो स्कैटर डायग्राम है ये कंप्लीट हो रहा होगा। अब इस पे कुछ क्वेश्चन देखिए आप, वो आप खुद भी देख सकते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किए, वो तो बिल्कुल इजी समझने के लिए। अब सेकंड पे चलते हैं, जो मैंने पहले बोला था। सेकंड जो है वो है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कोरिलेशन जिस पे मैक्सिमम क्वेश्चन कोरिलेशन में बनते हैं। अगर कोरिलेशन में क्वेश्चन पूछेंगे ना, या तो इस पे या तो नेक्स्ट वाले पे पूछेंगे, मैक्सिमम चांस इसी पे बनते हैं, ठीक है। आई होप ये भी आपको यहाँ पे याद रहेगा लास्ट तक जब मैं पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा टिपिकल, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन मैं बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में सिखाऊंगा, बिल्कुल बेसिक सिखाऊंगा, ठीक है। अब जो ये कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है इसको हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल आर से, याद रखना स्मॉल आर से। अब देखिए कब यूज़ करते हैं हम इसे, यूज टू कैलकुलेट रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, यहाँ हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप। जब हमें सिर्फ दो वेरिएबल्स प्रेजेंट हो और उनके बीच का हमें क्या निकालना है, रिलेशनशिप, उस टाइम पे हम यूज़ करेंगे कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। जब आपको क्वेश्चन दिया गया हो कि आपको मैथमेटिकल अप्रोच से करना है, ग्राफिकल से नहीं, उस टाइम पे आप यहाँ पे आओगे, ठीक है। आई होप यहाँ पे भी आपको ये समझ आया ही होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए जब हमें डिग्री, ऊपर तो डिग्री नहीं पता था ना, हमें एक्सटेंट नहीं पता था ना किस हद तक इनकी रिलेशनशिप बन रही है, यहाँ पे हम वो भी देखते हैं, वैल्यू निकालता है यहाँ पे हमारा वैल्यू आता है यहाँ पे। ऊपर वैल्यू नहीं, बस सिर्फ डायरेक्शन पता चलता था कैसे, ऊपर नीचे, ठीक है। अब इसके टाइप से कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, इसके टाइप से कैसे हम निकालेंगे कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसके चार टाइप से, मेन चार, इसके और भी टाइप से, लेकिन मैंने मेन चार जो एग्जाम्स में मैक्सिमम, यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपको। देखिए क्या है, पहला यूजिंग डिविएशन फ्रॉम मीन, ठीक है, यूजिंग डिविएशन फ्रॉम मीन, और एक है विदाउट यूजिंग डिविएशन फ्रॉम मीन। जिसने मीन पढ़ा होगा उसको समझ आ रहा होगा क्या चल रहा है यहाँ पे, हम डिविएशन ले रहे हैं वैल्यूज़ की फ्रॉम मीन, यूजिंग डिविएशन फ्रॉम मीन यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, डिविएशन फ्रॉम मीन। और एक फिर नीचे कोवेरियंस और प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, ये भी मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा इसी लेक्चर में, कोवेरियंस और प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। अब बस याद रहिए कौन कौन सा टाइप है, कौन कौन सा मेथड है, ठीक है। लास्ट वन क्या है, बाय शॉर्टकट और एज्यूम्ड मीन मेथड। जिसने पढ़ा होगा मीन उसको समझ ये भी आ रहा होगा, ये तीन तो उसको पक्का आएंगे समझ, ये तीन तो उसको, ये वाला और ये वाला पक्का समझ आएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको डिविएशन फ्रॉम द मीन नहीं लेनी है, यहाँ पे लेनी है, यहाँ पे शॉर्टकट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड निकालना पड़ता है, और यहाँ पे कोवेरियंस और प्रोडक्ट मोमेंट मेथड निकालना पड़ता है, ठीक है। देखिए अब पहला वाला शुरू करते हैं, क्या है, एक सेकेंड। देखिए अब क्या है, यहाँ पे है सबसे पहला कंप्यूटेशन ऑफ, और यहाँ कंप्यूटेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विदाउट यूजिंग डिविएशन फ्रॉम मीन। मतलब यहाँ पे हम विद डिविएशन फ्रॉम मीन का कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। जब देखो कब यूज़ होता है, व्हेन वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, जब हमारे पास वेरिएबल्स का वैल्यू जो आएगा वो स्मॉल आएगा, कम आएगा, मतलब छोटे छोटे वेरिएबल्स का वैल्यू हमें दिया गया हो, एक्स और वाई को वेरिएबल मान लो, उस टाइम पे हम यूज़ ये वाला मेथड करते हैं, ठीक है ना। आर को कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाला मेथड, डिविएशन उस टाइम पे नहीं लेते हैं जब हमारा एक्स और वाई का ये वैल्यू जो है वो स्मॉल आए, ठीक है। अब फार्मूला याद रखो, बारी भरकम फार्मूला तो लग रही होगी आपको, लेकिन मैं आपको जब समझाऊंगा नीचे एग्जांपल में भी, ज़्यादा तो एग्जांपल में ही आपको समझ आएगा, बस यहाँ पे आप ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई, ठीक है, समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस माइनस ऊपर है फिर समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई, समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एन, ठीक है ना। पहला डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ठीक है, इनटू, बीच में याद रखना बीच में क्या साइन है, इनटू है, माइनस है, प्लस है, इनटू है, इनटू मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। आई होप यहाँ पे आपको ये दिख रही होगी अच्छे से। अब मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखो एक्स और वाई अगर सिंपली हम देखेंगे ना, पहले समेशन को साइड में करते हैं, एक्स और वाई का मतलब ये हुआ एक्स वेरिएबल्स के जितने भी वैल्यूज है उनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक एक करके वाई के साथ, एक एक करके वाई के साथ। जब हम इसको क्या कर रहे हैं, मल्टीपल कर रहे हैं, मल्टीपल है ना बीच में, तो लास्ट पे जो भी वैल्यू आएगा ना एक्स वाई का, लास्ट पे सबको सम करके लास्ट पे हम निकालेंगे समेशन ऑफ एक्स वाई,
ठीक है ना, अभी नीचे आराम से समझ आएगा बिल्कुल। अब ये इसमें और इसमें फ़र्क है, देखो क्या है, यहाँ पे अलग अलग है। यहाँ पे आपको पहले मल्टीप्लाई करना है एक्स और वाई वैल्यूज़ को, लास्ट पे सम निकालना है। यहाँ पे क्या करना है, पहले जो जितने भी एक्स का वैल्यूज़ उनका सम करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है उसको जितने भी वाई के वैल्यूज़ है उसके साथ। अब नीचे मैं आराम से दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे समझ नहीं उतने अच्छे तरीके से आएगा, फिर आप खुद ही समझ पाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेके देखो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने दे रखी, देखिए मैंने क्या लिख रखा है, कैलकुलेट, जस्ट अ सेकंड, मैंने लिख रखा है यहाँ पे कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। सिंपल, इसी पे मैंने इसी फॉर्मूला बेस्ड पे मैंने एक क्वेश्चन बना रखा है यहाँ पे। देखिए हमें क्या करना है, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मतलब आर हमें कैलकुलेट करना है कहाँ से, ये जो वेरिएबल्स है ना एक्स एंड वाई, इसके वैल्यूज यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए अब क्या है, एक्स के जो वैल्यूज़ है ना वो है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये डिफरेंट वैल्यूज़ है। फिर वाई 6, 7, 8, 4, 9, 2, 1, 5, 1, 10, 3। ओके, अब नीचे आइए, अब देखिए हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे। जितने भी ऊपर वैल्यूज़ हैं ना उनको ध्यान में रखिए। देखिए अब क्या है, जितने भी एक्स के वैल्यूज़ आएंगे ना उनको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। फॉर्मूला को ध्यान में रखकर ये सब कुछ टेबल बनाना है कि फॉर्मूला में हमें चाहिए क्या क्या। ठीक है, फिर से एक बार मैं फॉर्मूला आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकंड। देखिए यहाँ पे एक तो हमें एक्स और वाई का प्रोडक्ट चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी क्या है, समेशन ऑफ एक्स चाहिए, समेशन ऑफ वाई चाहिए, अलग अलग निकालने हैं हमें ये सारे वैल्यू। फिर एक्स स्क्वायर भी हमें चाहिए। फिर समेशन ऑफ एक्स तो यहाँ से ही आ गया, एन भी चाहिए। ठीक है, वैसे ही वाई स्क्वायर भी हमें चाहिए, फिर सम करेंगे लास्ट पे। ठीक है, याद रखना ध्यान से एक एक करके, आपको फॉर्मूला से ही पता चलना चाहिए कि हमें चाहिए क्या क्या। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, तब जाके आप कैलकुलेट कर पाओगे। देखिए अब क्या है, एक्स का वैल्यू तो डायरेक्ट आपने उठा के यहाँ पे लिख दिया, सिंपल है, कुछ नहीं, ऊपर से नीचे लाया। ठीक है, अब मैंने अभी ऊपर क्या बोला, एक्स स्क्वायर भी चाहिए। अब इस एक्स से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, सिंपली इनको स्क्वायर करना है, देखिए क्या करना है, 10 स्क्वायर 100, 9 स्क्वायर 81, 8 स्क्वायर 64, 7 स्क्वायर 49, 6 स्क्वायर 64, 5 स्क्वायर 25, 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1, 5 स्क्वायर 385। सिंपल, बस लिखा आपने अब एक्स स्क्वायर और एक्स। सिंपल मैं समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए अब अगर मैं यहाँ पे और एक बात ऐड करूँ ना आपको, यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे एक्स है ना, एक्स, ये जो एक्स है ना, ये एक्स के सारे वैल्यूज हैं, इनको अगर मैं सबको एक एक करके सम करूँ ना, जो मुझे नीचे वैल्यू आएगा ना, फाइनल वैल्यू, वो समेशन ऑफ एक्स का वैल्यू आएगा, याद रखना। वैसे ही एक्स स्क्वायर है ना, इनको अगर मैं सम करते जाऊँ ना, जो लास्ट पे वैल्यू आएगा ना वो आएगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, याद रखना कैसे मैं कर रहा हूँ। वैसे ही अब दूसरी सीरीज वाई को यहाँ डायरेक्ट लाया। अब इसको वाई को स्क्वायर करो, सारे वैल्यूज़ को स्क्वायर करो, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 4 स्क्वायर 16, 9 स्क्वायर 81, 2 स्क्वायर 4। वैसे ही आगे चलते जाना है, मतलब सिंपली आपको यहाँ पे एक एक करके आपको वाई का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हो। ये जो है ना, इनको अगर हम सम करेंगे सबको तो समेशन ऑफ वाई आएगा, अगर इनको सबको हम सम करेंगे ना तो समेशन ऑफ वाई स्क्वायर आएगा, जितना भी वैल्यू आएगा। ठीक है, अब और एक पॉइंट, अभी हमने ऊपर क्या देखा, मैंने बोला था एक्स और वाई का मल्टीपल भी लेना है, यानी प्रोडक्ट भी लेना है। इस एक्स और इस वाई वैल्यू को एक करके जो भी सामने है ना, सामने वालों को मल्टीप्लाई करते जाओ। देखिए 10 है ना, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 6 है, 10 6 60, यहाँ पे लिख दो और एक कॉलम बना के यहाँ पे लिख दो 9 × 7 63। वैसे ही ठीक है ना, एक करके यहाँ से एक्स और यहाँ से वाई, क्योंकि एक्स और वाई का हो रहा है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को छोड़ो यहाँ पे। ठीक है, अब लास्ट में अगर मैं इनको सम करूँगा ना, ये भी आएगा मुझे समेशन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अब ध्यान, समझ में आया क्या क्या करना है, एक एक करके करना है। ठीक है, अब नीचे देखते हैं। देखिए जब मैंने समेशन ऑफ एक्स किया ना, उसका वैल्यू मुझे आ रहा है सबका 55। ठीक है, दूसरे कॉलम का जो मुझे आ रहा है ना, दैट इज समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, वो आ रहा है मुझे 385। ठीक है, 385 आ रहा है। ठीक है, ये बेसिकली ये जो है ना लास्ट वैल्यू, ये नहीं है ऊपर, अगर आप देखोगे ना ऊपर, एक सेकंड, ये टोटल है इनका। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, एक 1 तक ही है ना, ये तो 1 तक ही है और ये 3 तक है, 1 और 3 लास्ट वैल्यू है। और यहाँ पे मैंने क्या रखा है, 1 और 3 के बाद भी एक ही वैल्यू, मतलब यहाँ पे एक लाइन आएगी, यहाँ पे एक लाइन आई। ठीक है, अब मीनस ये 55 किसका है, ये समेशन ऑफ एक्स है और ये समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये समेशन ऑफ वाई है और ये समेशन ऑफ वाई स्क्वायर है। ये क्या है फिर, समेशन ऑफ एक्स वाई, याद रखना, समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ वाई, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई। ठीक है, यहाँ पे आई होप समझ आया होगा। अब इन वैल्यूज़ को डायरेक्टली पुट करते हैं अपनी फॉर्मूला में। क्या थी हमारी फॉर्मूला थी आर इज इक्वल टू क्या था वो फिर, समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एन डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस
वैसे ही फिर ऐसे ही समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन, ठीक है। आई होप अब एक एक करके ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लो। देखिए सबसे पहले था समेशन ऑफ एक्स वाई, लिख लिया समेशन ऑफ एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पे। फिर था समेशन ऑफ एक्स अलग, समेशन ऑफ वाई अलग, समेशन ऑफ एक्स अलग इंटू समेशन ऑफ वाई 55 इंटू 55, ये डिवाइड बाय एन। कितने है नंबर है, कितना है नंबर 10 है ना, 10 टोटल है ये, 1 2 3 4 वैसे ही, ठीक है। अब एन कर लिया हमने डिवाइड। अब अंडर रूट ऑफ क्या था, समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ध्यान से समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लिख लिया हमने। अब यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंस है, देखिए यहाँ पे क्या था ऊपर समेशन ऑफ, ध्यान से देखो समेशन ऑफ एक्स, फिर बाहर था स्क्वायर, यहाँ पे तो डायरेक्ट था समेशन ऑफ एक्स पे स्क्वायर था, इसलिए मैंने डायरेक्ट ये वाला लिखा। यहाँ पे क्या है समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, मतलब पहले समेशन ऑफ एक्स आ रहा है, समेशन ऑफ एक्स फिर बाहर स्क्वायर आ रहा है, मैं वही लिखूंगा ना समेशन ऑफ एक्स पहले, समेशन ऑफ एक्स मतलब ये मैं लिखूंगा समेशन ऑफ एक्स के बदले 55 फिर बाहर स्क्वायर मारूंगा, समझे, यही बात है। यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, कई बच्चे यहाँ पे 385 और यहाँ पे भी 385 लगाते हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये सिर्फ है समेशन ऑफ एक्स बाहर फिर स्क्वायर है, यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 385 वाले पे डायरेक्ट एक्स पे स्क्वायर था। आई होप यहाँ पे आपको कंफ्यूजन क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब क्या है वैल्यू तो पुट हो गए, अब डायरेक्टली कैलकुलेट करो, डायरेक्ट इजीली मैथमेटिकल अप्रोच करके कैलकुलेट करो। देखो क्या है 55 इंटू 55 डिवाइड बाई 10 क्या आएगा 302.5। अब माइनस करो, इसको कर लिया माइनस, अब इसको भी सॉल्व करो 55 स्क्वायर डिवाइड बाई 10, जितना वैल्यू फिर उसके साथ माइनस करो, वैसे ही 55 स्क्वायर फिर माइनस करो 38.5 के साथ, ठीक है। जितना भी वैल्यू, ये वैल्यू आएगा 385 माइनस 302.5, 385 माइनस 302.5, ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो ऊपर जब हमने सॉल्व किया ना इसको तो वैल्यू आ रहा है 18.5, नीचे जब हमने सॉल्व किया ना इसको और इसको, देखिए क्या आता है यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है ना, यहाँ पे इसके ऊपर भी रूट है, इसके ऊपर भी रूट है, बीच में मल्टीपल है, देखो हम एक ही रूट भी डाल सकते हैं, स्क्वायर रूट एक ही डाल सकते हैं। यहाँ पे 82.5 बनता है 82.5, अगर 82.5 दो बार है ना 82.5 इंटू 82.5, इसका मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इट इज़ इक्वल टू 82.5 का स्क्वायर, ठीक है। और जब पता है आपको 82.5 स्क्वायर जब होता है ना स्क्वायर, वो रूट हमेशा कैंसिल होता है, वैल्यू क्या आएगा 18.5 ऊपर नीचे 82.5, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 0.224, हमेशा -1 से लेके +1 के बीच में ही वैल्यू आएगा कोरिलेशन। आई होप यहाँ पे आपका जो पहला है विदाउट टेकिंग डिविएशन फ्रॉम मीन वो वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं हुआ फिर से एक बार आप देखिए ये लेक्चर रिपीट करके रिवाइंड कीजिए और फिर से आराम से देखिए। आई होप यहाँ पे आपका ये क्लियर हो रहा होगा। अब चलिए नेक्स्ट वाले पे, नेक्स्ट टाइप क्या था, नेक्स्ट टाइप था आपका कंप्यूटेशन ऑफ आर डायरेक्टली बाय यूजिंग डिविएशन फ्रॉम मीन। यहाँ पे हम डिविएशन फ्रॉम मीन लेते हैं, डिविएशन फ्रॉम मीन लेते हैं, ऊपर नहीं ले रहे थे, मतलब यहाँ पे हम स्मॉल डी का वैल्यू ले रहे थे। परसों जब मैं मीन पढ़ा रहा था मैंने क्या लिखा था, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, एक्स क्या है एनी वेरिएबल, वेरिएबल का कोई भी वैल्यू, एक्स बार क्या है पूरी जो सीरीज है उसका मीन, उसी को कहते हैं हम डिविएशन फ्रॉम द मीन। अब देखिए कैसे होता है, इफ एक्स एंड वाई जस्ट अ सेकंड, इफ एक्स एंड वाई आर टू वेरिएबल्स, अगर एक्स और वाई मेरे पास क्या है दो वेरिएबल्स है या दो वेरिएट्स है, हैविंग देयर मीन्स एक्स बार एंड वाई बार रेस्पेक्टिवली। मान ये ऐसे मान के चल रहा है, मान लो एक्स और वाई मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, इनके तो कुछ वैल्यूज होगी ना, फॉर एग्जांपल 1 2 3 कुछ कर लो कंसिडर, 1 2 3 4 ऐसे ही कुछ, ठीक है, इसके भी 2 4 6 कुछ भी कर लो, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, अब इसका मीन निकालो, जो भी आएगा ना इस एक्स वाले का वो आएगा एक्स बार, इसका जो आएगा ना दैट विल बी वाई बार, ठीक है ना। आई होप ये आपको समझ आ रहा है, बोल क्या रहा है, अगर हमारे पास दो वेरिएटर्स है एक्स और वाई और उनका जो मीन है एक्स वाले का एक्स बार है और वाई वाले का वाई बार है, तब आर का वैल्यू क्या आएगा आर ऑफ एक्स इंटू वाई, आर ऑफ एक्स इंटू यहाँ आर ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू समीशन ऑफ डी एक्स डी वाई, डी ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ वाई। अब अंडर रूट क्या आएगा अंडर रूट, देखिए यहाँ पे लिख रखा है मैंने समेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर, ध्यान से डी एक्स था डी एक्स स्क्वायर आया इनटू समेशन ऑफ डी वाई स्क्वायर। देखिए अब अगर मैं बोलूँगा ना यहाँ पे डी एक्स और डी वाई ये सब किसके बराबर में रहते हैं, डी एक्स जो है ना एक वैल्यू, इसका वैल्यू रहता है x1 माइनस एक्स बार, मतलब x माइनस एक्स बार, फिर डी एक्स स्क्वायर जो है ना दैट इज इक्वल टू x1 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। अब फार्मूला से देखो हमें चाहिए क्या, एक तो हमें डी एक्स चाहिए सबसे पहले, मतलब डी, और डी वाई चाहिए, ठीक है ना, फिर इनका सम चाहिए, ये अलग अलग भी चाहिए और वैसे भी चाहिए, और डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए डी वाई स्क्वायर भी चाहिए, फिर इनका सम चाहिए एक एक करके,
ठीक है, इसको कहते हैं, हम ऐसे निकाल सकते हैं आर डायरेक्टली बाय यूजिंग डिविएशन। मतलब क्या है यहाँ पे ऊपर और नीचे में बस डिफरेंस इतना ही है, हम यहाँ पे डी का कंसेप्ट आ रहा है, ऊपर डी का कंसेप्ट नहीं था। डी क्या है? डिविएशन, वही बात मैं बोल रहा हूँ। इसको दूसरे तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो क्या, आर ऑफ x1 इज इक्वल टू समेशन ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई, ये ऊपर वाला। और ये जो नीचे वैल्यू आए ना, नीचे वैल्यू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन सिग्मा ऑफ एक्स सिग्मा ऑफ वाई। ठीक है ना। अब ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई क्या है? ये स्टैंडर्ड डेविएशन है एक्स की और स्टैंडर्ड डेविएशन है वाई की। ठीक है ना, बस सिंपल है और कुछ नहीं। अब जब मैं नीचे एग्जांपल दिखाऊंगा ना, पहले आप स्टेप्स देखिए कैसे स्टेप्स इसमें फॉलो होते हैं। देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले एक सीरीज़ को आपको एक्स मानना है, दूसरी सीरीज़ को वाई मानना है। अब फिर कैलकुलेट करना है फिर मीन। जो सीरीज एक्स से डिनोट की उसका आएगा एक्स बार, जो वाई से की थी वो आएगा वाई बार। अब तीसरा क्या है? टेक डिविएशन फ्रॉम एक्स बार एज सिग्मा एक्स एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है ना, यहाँ आप डी एक्स भी इसको बोल सकते हो, डी एक्स सिंपल। मतलब एक्स बार जो आया वहाँ से एक एक वैल्यू उसको माइनस करो और आपको आएगा डी एक्स। फिर वैसे ही वाई, ये लिया वाई का बाहर, वाई बाहर मीन्स वाई का मीन, फिर एक एक वाई का माइनस करो, दैट विल बी यूर डी ऑफ वाई। ठीक है, फिर फोर्थ स्टेप में क्या करना है? स्क्वायर द डिविएशन। ये जो डिविएशन यहाँ पे आई, डिविएशन जो एक एक करके आई, उनको स्क्वायर करो, डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर एक एक करके, फिर मल्टीप्लाई रेस्पेक्टिव डी एक्स एंड डी वाई एंड राइट डी एक्स डी वाई। अब एक एक करके जो यहाँ पे डिविएशन आई थी ना, डी एक्स और डी वाई, वही आई थी ना। उसके बाद इस वाले स्टेप में हमने स्क्वायर किया था, इनको मल्टीप्लाई करो आपस में, तो आएगा डी एक्स डी वाई। ठीक है यहाँ तक। अब लास्ट पॉइंट क्या है अब इसका? फिर फॉर्मूला अप्लाई करो, जो ऊपर मैंने फॉर्मूला बोली वही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। देखिए अब यहाँ पे भी मैंने एक एग्जांपल लिख रखी है। देखिए एग्जांपल क्या है? फाइंड द कोएफिशिएंट कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द हाइट्स ऑफ फादर्स एंड डॉटर्स बोथ फ्रॉम द फॉलोइंग गंगुली फैमिली मेंबर्स। इसको छोड़ो, ये गंगुली फैमिली मेंबर्स, आपको क्या करना है? टेकिंग डिविएशन फ्रॉम मीन, उसी मेथड से आपको ये सॉल्व करना है। देखिए क्या करेंगे हम, हमें एक्स सीरीज को मानना है और वाई सीरीज ए को मानना है। किसी को भी मान सकते हो आप, बस फिर वैल्यूज डायरेक्ट अच्छे तरीके से पुट करने हैं। क्या वैल्यू है इसका? 64 65 66 67 68 69 70। फिर दूसरे वाले का है 66 67 68 69 70 71 72। याद रखना। देखिए अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, एक जो है ना एक सीरीज, इसको हम एक्स से डिनोट करेंगे, दूसरे वाले को क्या करेंगे हम? वाई से डिनोट। अब ये तो डिनोट कर लिया। अब दूसरा पॉइंट क्या था? इसका हम लेंगे मीन, इसका भी हम लेंगे मीन। इसको अगर हमने एक्स लिखा था तो एक्स बार आएगा इसका मीन, इसको अगर हमने वाई लिखा था इसका मीन आएगा वाई बार। सिंपल है। अब चलते हैं मीन लेते हैं। मीन तो आपको पता ही होगा क्या है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक्स बार क्या आएगा? जो पहले वैल्यू से उनको सबको सम डिवाइड बाय कितने थे, वो आएगा 67। दूसरा भी वैसा ही, सम करो डिवाइड बाय नंबर 69। आई होप यहाँ पे तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब प्रिपेयर करते हैं अपना टेबल। अब प्रिपेयर करते हैं टेबल। देखो टेबल में क्या करना है आपको, बिल्कुल वैसे ही एक सीरीज को एक्स लो, ठीक है, अब दूसरी सीरीज को वाई लो, ले लिया, वैसे ही वैल्यूज पुट कर लो, नीचे लेके आओ, ठीक है, ले लिया। अब ये जो है ना, ये एक्स है, अभी एक्स बार ऊपर आपने एक्स का मीन कैलकुलेट किया, कितना निकला? 67। वैसे ही इसका क्या निकला? 69। अब देखो 67 आ गया ना, 69 भी आ गया। अब जब आप इसको कहते हैं डिविएशन फ्रॉम मीन, ये जो एक वैल्यू है ना 64 फॉर एग्जांपल, 64 एक्स का वैल्यू है, जब आप डिविएशन फ्रॉम मीन लेते हो ना तो मीन से माइनस करते हो, माइनस करोगे फ्रॉम व्हाट? 67। ठीक है, वैल्यू क्या आएगा? -3। वैसे ही एक एक करके, वैसे ही दूसरा जो वैल्यू है ना 65, ये एक्स से माइनस है, मीन तो सेम ही रहेगा हर बार, एक्स बार क्या है? 67, क्या वैल्यू आएगा? -2। वैसे ही सबका एक एक करके करना है, नीचे तक कर लिया। अब इसको सम करना है, कर लिया सम, क्या आएगा? समेशन ऑफ डी एक्स, ये डी एक्स ही कैलकुलेट हो रहा था ना, समेशन ऑफ डी एक्स, समेशन ऑफ डी एक्स क्या आ रहा है? 0। होप यहाँ पे भी आपको ये समझ आया होगा। वैसे ही यहाँ पे भी करना है, कहाँ पे? इस वाले में भी वैसे क्या वैसा ही करना है, यहाँ पे इससे माइनस करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ यहाँ पे आपको, देखिए क्या करना है, 66 है ना पहला वैल्यू, इसको मान लो वाई, अब माइनस वाई बार से माइनस करना है, मीन से माइनस करना है ना, माइनस करो 69 से, क्या वैल्यू आएगा? -3। ठीक है, यहाँ तक। अब चलिए आगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये तो डी एक्स था, डी एक्स था ना, अब डी एक्स को डी एक्स स्क्वायर भी हमें फॉर्मूला में चाहिए। सिंपली स्क्वायर कर लो, 3 का स्क्वायर -3 का 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, सो ऑन। ठीक है, लास्ट पे क्या करना है? समेशन इसको करो एक एक करके, इसको स्क्वायर नहीं करना है यहाँ पे इसको स्क्वायर नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पे इनको सम करना है फिर एक एक करके। क्या आया आपका? समेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर 28 आया। वैसे ही यहाँ से, वैसे ही यहाँ से क्या करना है आपको? एक सेकेंड, पता नहीं इसमें क्या इशू आ रहा है, एक सेकेंड। फिर डी वाई तो आपने निकाला अभी, कैसे ही? एक एक करके माइनस करके, ठीक है। अब डी वाई स्क्वायर, इसको स्क्वायर करो, एक एक वैल्यू को स्क्वायर करो, कर लिया एक एक करके, एक एक करके, फिर लास्ट में इनका एक एक करके सम लो, क्या आया? समेशन ऑफ डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 28। फिर और एक चीज़, डी एक्स और डी वाई को मल्टीप्लाई करो, मतलब डी एक्स
और डी वाई को एक ही करके, यहाँ पे -3 था, यहाँ पे -3 था, आया 9, फिर -2 था, -2 था 4, वैसे ही -1 था, 1 था, -1 था 1, ठीक है, एंड सो ऑन। फिर लास्ट पे इसका भी सम निकालो, एक एक करके इनको सम निकालो, समेशन ऑफ डी एक्स इंटू समेशन ऑफ डी वाई क्या आया 28। आई होप यहाँ पे आपको समझ आया होगा। अब फार्मूला पुट करो, देखो फार्मूला कैसे पुट करते हैं। यहाँ पे आपको पता है फार्मूला किसके बराबर में है, समेशन ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ डी वाई स्क्वायर। बस आपको सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज़ का ख्याल रखना है कि वैल्यूज़ मुझे एग्जैक्ट पुट होने चाहिए, परफेक्ट पुट होने, कहीं पे अदला बदला नहीं करना है, अदली बदली कहीं पे भी नहीं करनी है, ठीक है। अब क्या है देखिए, समेशन ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई है, मतलब ये वाला वैल्यू आएगा, यही आएगा ना, ये वाला, ये क्या है 28 आ गया 28। फिर देखो ध्यान से, समेशन है किसका, डी एक्स स्क्वायर का, डी एक्स स्क्वायर क्या है वो ये है ना 28, लिख लिया नीचे 28, ये किन रूट में रहेगा। फिर वैसे ही समेशन ऑफ डी वाई स्क्वायर, समेशन ऑफ डी वाई स्क्वायर ये वाला क्या है 28 लिख लिया। अब अभी ऊपर वाला 28 इंटू 28 है, क्या आएगा 28 स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर और रूट जब इस पे आता है ना तो कैंसिल हो जाता है, नीचे रहेगा वैल्यू 28 डिवाइड बाई 28 इज इक्वल टू 1, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया होगा फिर से एक बार देख लीजिए। फिर तीसरा है आपका शॉर्टकट मेथड से और एज्यूम्ड मीन मेथड से। एज्यूम्ड मीन बिल्कुल जैसे में हम कहाँ पे पढ़ते थे, मीन में पढ़ते थे आपका, कि एज्यूम्ड मीन कैसे निकालते थे हम एज्यूम्ड मीन, हम देख रहे थे अगर हमारे पास वैल्यू ज़्यादा बड़ी आएंगी एक्स की और वाई की, उस टाइम पे हम कोई भी मिडिल टर्म लेते हैं अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड और उसको मान लेते हैं अपना एज्यूम्ड मीन। वही एज्यूम्ड मीन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, उसी को हम कहते हैं शॉर्टकट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड। देखिए क्या करते हैं, अगर हमारे पास जो टर्म्स है ना, टर्म्स एक्स और वाई की जो टर्म्स है वो क्या है, वो ज़्यादा बड़ी है, एक्स एंड वाई और बिग बड़ी है, उस टाइम पे हमें कैलकुलेशन एक्स बार और वाई बार की करनी टफ हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। उस टाइम पे हम क्या करते हैं, ये फार्मूला लेते हैं, फार्मूला बड़ी है लेकिन ईजी है, आप डरना मत यहाँ पे। देखिए अब क्या है, आर ऑफ एक्स वाई, आर ऑफ एक्स एंड वाई किसके बराबर में रहता है, वैसे ही ऊपर जैसे लिखा था समेशन ऑफ डी एक्स डी वाई, समेशन ऑफ डी एक्स डी वाई, वैसे ही जैसे पहले वाले में था ना, समेशन ऑफ डी एक्स इंटू समेशन ऑफ डी वाई डिवाइडेड बाई एन, फिर अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस समेशन ऑफ डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब ऊपर वाले में और नीचे वाले में, ऊपर भी डी एक्स था, यहाँ पे भी डी एक्स है, लेकिन ऊपर वाले और इसमें डी एक्स में फ़र्क है, क्या है, अभी ऊपर में जब लिख रहा था ना डी एक्स, वहाँ पे मैं लिख रहा था डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला कि मैंने एज्यूम्ड मीन लिया कुछ, वहाँ पे ऊपर में डायरेक्ट मीन लेता था, यहाँ पे एज्यूम्ड मीन लेना है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू होगा डी एक्स का, डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए क्या रहता है यहाँ पे एज्यूम्ड मीन, यहाँ पे एक्स बार नहीं आता, ध्यान रखना इस बात का, बस बाकी सिंपल है, बस फार्मूला को याद करते जाओ और चलिए आगे। देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है डी एक्स का जो यहाँ पे वैल्यू होता है वो होता है एक्स माइनस ए रहता है एज्यूम्ड मीन ऑफ एक्स सीरीज, डी वाई का क्या वैल्यू रहता है वाई माइनस बी क्या रहता है, बी रहता है एज्यूम्ड मीन ऑफ वाई सीरीज, दो सीरीज है ना इसलिए और एक लिया है, एन इज इक्वल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल इस पर भी लगाते हैं, देखिए क्या एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से लिखा क्या है, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर द फॉलोइंग डाटा, बिल्कुल एक्स सीरीज दी गई है, वाई सीरीज दी गई है, एक एक वैल्यू दिया गया है, एक एक वैल्यू दिया गया है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे कुछ ऐसा, हम सोल्यूशन लिखेंगे, हम सबसे पहले एक्स का भी एज्यूम्ड मीन लेते हैं और वाई का भी एज्यूम्ड मीन लेते हैं, दोनों का एज्यूम्ड मीन मतलब मिडल वैल्यू लेंगे। पहले में हम कंसिडर करते हैं इसका 1 है, 1 से 10 तक जा रहा है ना अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड, 2 से 20 तक जा रहा है, ठीक है ना। देखिए पहले में हम लेते हैं एज्यूम्ड मीन इसका 5, दूसरे में लेते हैं 14, 2 से जब आप चलोगे ना तो 14 बीच में आएगा, ठीक है। ले लिया मैंने एक्स का, क्या मैंने एज्यूम्ड मीन ले लिया, एक्स का ले लिया 5, वाई का ले लिया मैंने 14, याद रखना। अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होगा। अब टेबल प्रिपेयर करो टेबल, बिल्कुल एक्स का जो वैल्यू है ना ऊपर नीचे लिख लिया, वाई का वैल्यू जो है ना नीचे लिख लिया, और कुछ नहीं करना, फिर वहीं से स्टार्ट होगा, पूरी की पूरी जो कहानी है ना वहीं से स्टार्ट होगी। एक्स के वैल्यूज मैंने लिख लिया एक एक करके, वाई की वैल्यूज मैंने एक एक करके लिख लिया। अब देखिए एक्स से ही हम करेंगे कैलकुलेट डी एक्स, डिविएशन ऑफ एक्स, लेकिन क्या वैल्यू रहेगा एक्स माइनस ए, याद रखना एक्स माइनस ए, पहले एक्स का वैल्यू क्या था 1 था, माइनस एज्यूम्ड मीन अभी मैंने क्या बोला मैंने 5, तो वैल्यू क्या आएगा -4, पहले का आएगा डिविएशन का वैल्यू -4, वैसे ही और एक हर एक का एक एक करके करना है टिल द एंड, फिर लास्ट पे ये डी एक्स था ना ऊपर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर इन सबको एक एक करके हम सम करेंगे तो समेशन ऑफ डी एक्स आएगा, कितना वैल्यू आ रहा है उसका 3। अब डी एक्स तो आ गया, अब डी एक्स स्क्वायर निकालो, डी एक्स स्क्वायर मतलब इन सारे वैल्यूज़ को एक एक करके स्क्वायर करो। -4 का स्क्वायर क्या रहता है 16, -2 का स्क्वायर क्या रहता है 4, ठीक है। अब
एक पॉइंट का ख्याल रखना है। आपने तो कर लिया इसको डी एक्स से डी एक्स स्क्वायर, इनको स्क्वायर करते रहे थे, यहाँ पे कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ नहीं करना है, ठीक है। मतलब ये कैसे निकलेगा फिर, इनको सम करके, ठीक है। अब क्या रहा ये, इन सबको सम किया एक एक करके, तो आपका समीशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर आए 59, ठीक है। अगर आप यहाँ से करते ना तो क्या आता, 9 आता, लेकिन ये नहीं है 9, ये है 59, मतलब इनका सम, ठीक है। वैसे ही वाई में भी करना है, वाई से क्या निकालना है आपको, वाई से निकालना है आपको डी वाई, ठीक है ना, डी वाई निकालना है। कैसे, ऐसे मैं बताता हूँ। डी वाई यहाँ पे जो मेरा है ना, दैट्स इक्वल टू वाई माइनस ए मीन एज्यूम्ड मीन क्या लिया था मैंने, 14 लिया था ना। क्या आएगा, जो पहला है ना मेरा वाई का वैल्यू 2 है, पहला वैल्यू 2 है। अब मैं क्या करूँगा, -14 कितना आएगा, -12, वही बात मैं बोल रहा हूँ, एक एक करके सबको करना है। जब डी वाई आया तो सम करो, समेशन ऑफ डी वाई आएगा, क्या आ रहा है, -22, याद रखना। फिर लास्ट पे डी वाई से डी वाई स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, फिर और क्या था, और था 8 का 64, और सो ऑन। फिर यहाँ से यहाँ नहीं जाना है, यहाँ नहीं जाना है, इनको सम करना है। जब किया सम तो 300 आ गया आपका वैल्यू। फिर और एक बात, डी एक्स के जो है ना वैल्यूज़, डी एक्स के वैल्यूज़ उनको मल्टीप्लाई करना है एक एक करके डी वाई के वैल्यूज़ के साथ, डी एक्स वैल्यूज़ इंटू डी वाई वैल्यूज़, एक एक करके और सामने लिख देना है यहाँ पे इस वाले कॉलम में, ठीक है। फिर लास्ट पे ये जो डी एक्स डी वाई है ना, इनको भी सम करना है एक एक करके, ठीक है। 106 आ गया, ठीक है। आई होप ये भी आपको यहाँ पे समझ आएगा। अब फॉर्मूला पुट करते हैं, फॉर्मूला में पुट करते हैं, देखिए कैसे पुट करेंगे। आपको पता है फॉर्मूला किसके बराबर में रहती है, आपको पता है किसके फार्मूला में बराबर, आर ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ डी एक्स डी वाई माइनस एंड सो ऑन। देखिए अब समेशन ऑफ डी एक्स डी वाई है, समेशन ऑफ, बस वैल्यूज पुट करने में ख्याल रहना चाहिए आपका, ठीक है। समेशन ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई, ये वाला वैल्यू है, ये वाला वैल्यू, यही लाओ इधर 106 लाया। दूसरा क्या है, समेशन ऑफ डी एक्स इंटू समेशन ऑफ डी वाई, एक एक करके समेशन ऑफ डी एक्स इंटू समेशन ऑफ डी एक्स, ये वाला है अलग वाला है। फिर समेशन ऑफ डी वाई, ये वाला है 3 इंटू -22, यही लाया 3 इंटू -20, डॉट है ना बीच में डॉट है छोटा सा, अगर आपको दिख रहा होगा, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। फिर एन है, नंबर कितने थे, 1 2 3 4 5 6 कितने थे, 7 थे, हर एक के 7 थे, एन लगा लिया हमने 7, ठीक है। फिर नीचे आओ, नीचे में क्या है, समेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखो, समेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर ये वाला वैल्यू है, क्या है 59 है। फिर दूसरा क्या है, समेशन ऑफ डी एक्स का होल स्क्वायर, ये वाला है, ध्यान से, बाहर स्क्वायर, समेशन ऑफ डी एक्स का होल स्क्वायर क्या है, 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n 7, वैसे ही मल्टीपल है बीच में, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, समेशन ऑफ डी वाई का स्क्वायर, समेशन ऑफ इसका इज इक्वल टू 300 माइनस समेशन ऑफ डी वाई का होल स्क्वायर, ध्यान से, समेशन ऑफ डी वाई का होल स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर -22 का होल स्क्वायर, ये बात डिवाइड बाय 7। इसको आप सिंपली सोल्व करो, इसको इसके साथ पहले मल्टीप्लाई लगाओ, 66 आएगा, डिवाइड बाय 7 करो, फिर नीचे यहाँ पे इसके साथ कैलकुलेट इसको करो, क्या आएगा 742 + 66 ये डिवाइडेड बाय 7 आया ऊपर आपका वैल्यू। फिर नीचे सोल्व करो, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 9 डिवाइड बाय 7, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई लगता है हमेशा जब ऐसे इक्वेशन आती है ना, ऐसे ध्यान रखो, मैं कैसे करूँगा वैसे ही आपको करना है। 59 है ना, फिर क्या है -3 का होल स्क्वायर, 3 के नीचे क्या है 7 है, ध्यान से इसको मैं लिख सकता हूँ 9, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगता है, देखो कैसे, अभी क्या था 59 - 9 आया 3 का डिवाइड बाई 7, इसका मतलब हुआ इसके नीचे 1 है। इसको देखो कैसे मल्टीप्लाई लगता है, पहले इसको लगेगा इसके साथ, ठीक है, इसको लगेगा इसके साथ, दोनों ऊपर आ गए ना, दोनों ऊपर वैल्यूज आएंगे, दोनों वैल्यूज ऊपर आएंगे, फिर इसको लगेगा इसके साथ, वो नीचे रहेगा, ठीक है ना। यहाँ तक देखो, अगर मैं लिखूंगा ना 59 × 7 वो आएगा 413, नीचे बीच में जो वैल्यू है ना वो वैसा ही रहेगा, माइनस आएगा, माइनस, ठीक है। फिर 9 1 हज़ार है, कितने हैं 9 डिवाइड बाई नीचे जो है ना, फिर नीचे ये 7 1 हज़ार 7, यही वैल्यू 413 - 9 डिवाइड बाई 7, ऐसे ही सॉल्व होता है, ध्यान रखना। बीच में जो साइन है ना वैसे, अगर प्लस आता है ना प्लस ही रहेगा नीचे, ठीक है। वैसे ही इसको भी सॉल्व करो, जब आप फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया, एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए 2 4 5 क्वेश्चन, इस पर आपको खुद ब खुद समझ आएगा। फिर अब और एक टाइप है, इसको कहते हैं हम कोवेरियंस और प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, कोवेरियंस और प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। देखिए कोवेरियंस और प्रोडक्ट मोमेंट मेथड कैसे हम यूज़ करते हैं, उसमें क्या क्या होता है, ये मोस्ट वाइडली यूज्ड मैथमेटिकल मेथड है, सबसे ज़्यादा यूज यही होता है कोरिलेशन नापने के लिए, ठीक है ना। अब इसमें क्या फॉर्मूला बनती है, इसमें फॉर्मूला ये बनती है, देखिए क्या रहता है इसमें, समीशन आर इज इक्वल टू समीशन ऑफ x - x बार इंटू y - y बार डिवाइड बाई n सिग्मा x सिग्मा y, ठीक है। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कोवेरिएशन ऑफ ये x, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू x - x बार y - y बार डिवाइड बाई n, ठीक है। ये वाला फार्मूला आप याद रखो, समझे, ठीक है। अब चलिए आगे, इसमें क्या रहता है, जो समेशन ऑफ x ये रहता है ना और समेशन ऑफ y ये रहते हैं सर्टेन डेरिवेशन ऑफ x एंड सर्टेन डेरिवेशन ऑफ y, यहाँ पे मैंने नीचे लिख रखा है, n रहता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस,
सिंपल है। अब नीचे फॉर्मूला एग्जांपल में समझ आएगा आपको। देखिए क्या एग्जांपल क्या है, मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स आर गिवन बिलो। दोनों यहाँ पे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट और स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या मार्क्स मिले हैं बच्चों को वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, जब दिया गया ना हो ना तो एक को मान लो आप एक्स, दूसरे को मान लो वाई, मान लिया एक्स और वाई, फिर कैलकुलेट करो आप कोरिलेशन। क्या करेंगे, प्रोडक्ट मूवमेंट फार्मूला यूज़ करेंगे। देखिए क्या करेंगे, हम मानेंगे जो 43 है ना 43, यहाँ पे भी एज्यूम्ड मीन लेना पड़ता है। ठीक है ना, एज्यूम्ड मीन लेना पड़ता है। जो पहली सीरीज है ना उसमें मानेंगे हम बीच वाली जो टर्म है वो मानेंगे हम 43 है अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, और दूसरी वाली जो है ना वाई सीरीज उसमें मानेंगे हम जो 40 है ना 40 को मानेंगे हम क्या, 40 को मानेंगे हम इसका बीच का वैल्यू। ये वैसे नहीं है बीच का वैल्यू मतलब ये लास्ट पे आया है पहला नहीं आया, ये अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड 30 से 59 जा रहे हैं बीच का वैल्यू देखने। ठीक है, होप ये भी आपको समझ, पहले निकाला आपने एज्यूम्ड मीन, निकाला दोनों सीरीज का, एक आया 43 दूसरा क्या आया 40। अब देखते हैं टेबल प्रिपेयर करके, टेबल प्रिपेयर करते हैं। देखिए एक्स सीरीज जो थी ना पूरी वैल्यू नीचे एक एक करके लाते हैं, वैसे ही वाई सीरीज का जैसे हम ऊपर कर रहे थे बिल्कुल वैसा। फिर एक्स से निकालते हैं डी एक्स, एक्स से निकालते हैं डी एक्स, एक्स से डी एक्स निकालने के लिए हम क्या करते थे, डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, लेकिन एक्स बार जो यहाँ पे ना वो एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन हमने अभी ऊपर लिखा, यहाँ पे क्या था एक्स का वैल्यू 32 माइनस क्या था ऊपर अभी 43। सिंपल, डी एक्स का वैल्यू फिर क्या आएगा, इसको माइनस करके -11 आएगा। वैसे ही सबका करना है एक एक यहाँ नीचे तक। ठीक है, ये डी एक्स था, वैसे ये डी एक्स समेशन आएगा इज इक्वल टू 2, इन सबको प्लस करके सम करके। ठीक है, अब यहाँ पे आया डी एक्स, इसको निकालो डी एक्स स्क्वायर, 11 को स्क्वायर करके, 5 को स्क्वायर करके, 5 को स्क्वायर करके। ठीक है, जब आपने इसको स्क्वायर कर दिया इन सबको एक एक करके सम करो, सम करके ये आ गया आपका समेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर, इस डी एक्स स्क्वायर का सम कितना आया 1806। फिर वैसे ही वाई में भी करना है एक एक करके, वाई में भी करना है, और यहाँ पे आपको निकालना है क्या, डी वाई स्क्वायर का समीशन, यहाँ पे समीशन ऑफ डी वाई निकालना है। फिर लास्ट पे डी एक्स से जो वैल्यू है ना एक एक करके इनके साथ अपने सामने 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 और यहाँ पे लिखते जाना है, यहाँ पे लिखते जाना है। फिर लास्ट पे इसको भी सम करना है, समीशन ऑफ डी एक्स डी वाई, मतलब समीशन ऑफ डी एक्स डी वाई क्या आया 2136। अब फॉर्मूला पुट कर लो, अब फॉर्मूला पुट कर लो। ठीक है, देखिए अब और एक चीज़ यहाँ पे समझनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट समझनी है। देखिए क्या क्या समझना है आपको, ये जो फार्मूला मैंने ऊपर दिखाई ना, ऊपर जो मैंने आपको फार्मूला दिखाई, देखो इसका वैल्यू हम ये वाली फार्मूला भी ले सकते हैं, ये प्रूव आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, ये प्रूव आप कर सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना एक एक करके सॉल्व, मीन जो इसका कंसेप्ट है ना पूरा वो मीन में है, पूरा जो लास्ट लेक्चर में शायद सेकंड लेक्चर में पढ़ाया था वो पूरे का पूरा मीन निकलना है। मतलब मेन जो फार्मूला है ना वो ये है, दैट्स इंपॉर्टेंट फार्मूला एंड यू हैव टू रिमेंबर इट, हमेशा ही यूज़ होगी। देखिए अभी आपकी फार्मूला आ गई, इसी में वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए क्या है, डी एक्स डी वाई है ना सम, डी एक्स डी वाई वाला है इसका वैल्यू आएगा। ठीक है, फिर डी एक्स डी वाई समीशन एक एक करके ये और ये वैसे ही एक एक करके। देखिए अब समीशन ऑफ डी एक्स का वैल्यू आ रहा है 2, समीशन ऑफ डी वाई का वैल्यू आ रहा है -12, एन कितने हैं 10 है। अब समीशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर ये 1806, समीशन ऑफ डी वाई स्क्वायर ये 2910, समीशन ऑफ डी एक्स डी वाई। ठीक है, अब एक एक करके वैल्यूज पुट कर लो फार्मूला में। जब आप पुट करोगे ना एक ध्यान से गड़बड़ कुछ नहीं करनी है। जब आप फिर आगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते जाओगे आपका लास्ट जो वैल्यू आएगा ना वो आएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.935। देखिए मैं कैसे बताता हूँ आपको ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं, यहाँ पे सीख लिया ना कैसे मेथड है, कैसे वैल्यूज़ निकालने हैं। खुद ट्राई करो 5-6 क्वेश्चन, जब तक ना हर एक मेथड पे आप एट लीस्ट सॉल्व करोगे ना तब तक आपको समझ नहीं आएगा, तब तक आपके सिर के ऊपर से ही जाएगा। ये आपने एक बार कर लिया ना 5-6 क्वेश्चन हर एक पे, खुद ब खुद आपको समझ आएगा, आप समझोगे हाँ ये क्या बोल रहा था। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले बोला था एक है क्या है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन, दूसरा क्या है रैंक कोरिलेशन या स्पेयरमैन। ठीक है ना, उसको हम डिनोट करते हैं आर से। अभी तक जो टाइप चल रहे थे ना वो उसी के चल रहे थे कार्ल पियर्सन के, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला। ठीक है, अब ये देखिए जब हमारे पास दो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं, और इस वाले मेथड में हम क्या करते हैं, हम रैंक्स लेते हैं, नाम से ही पता चलता है ना रैंक्स लेते हैं। रैंक क्या होता है, रैंक्स दिए जाते हैं वेरिएबल्स को ऑन द बेस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, वी कैन से मतलब कितना बड़ा है कोई वेरिएबल उसको हम वैसे ही रैंक देते हैं। हम असेंडिंग ऑर्डर में देते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में देते हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्वालिटेटिव डाटा को कैलकुलेट करने में यूज़ किया जाता है, जैसे इंटेलिजेंस मैंने पहले भी बोला था, ब्यूटी एटसेट्रा। ठीक है, अब इसमें इजी फार्मूला है, देखो क्या फार्मूला है, r इज इक्वल टू 1 - 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर, समेशन ऑफ डी स्क्वायर, समेशन ऑफ डी स्क्वायर। ये ऊपर वाला डी नहीं है, ध्यान रखना, ये ऊपर वाला डी नहीं है, ये कैपिटल डी है। ठीक है, अब 1 - 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइड n³ - n,
याद रखना। क्या है फार्मूला, अगर मैं इसको हटाऊँ यहाँ से, और इसको मैं हटाऊंगा ना यहाँ से, देखिए क्या है फार्मूला, आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन क्यूब माइनस एन। समझे? बस अब देखते हैं हम नीचे ये सब क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखो इसका प्रोसीजर कैसे रहता है। देखिए अब इसका प्रोसीजर, असाइन रैंक, पहले हम रैंक देते हैं, मैंने अभी कहा रैंक देते टू ईच आइटम इन बोथ सीरीज, दोनों सीरीज एक्स और वाई सीरीज, सबको एक एक करके हम रैंक देंगे। ठीक है, फिर कैलकुलेट डिफरेंस ऑन रैंक्स, रैंक्स का डिफरेंस निकालेंगे ऑफ एक्स फ्रॉम रैंक्स ऑफ वाई, डिफरेंस निकालेंगे। क्या मतलब मैंने एक्स लिया और वाई लिया, इसमें अपने वैल्यूज से, इसमें अपने वैल्यूज से, अब इनको मैंने रैंक कर लिया, इधर उधर भी हो सकते हैं, फिर इसको माइनस करो इससे, इस रैंक को माइनस करो इससे, इस रैंक को माइनस करो इससे, जो वैल्यू आएगा ना उसको आप बोलोगे ये वाला डी, उसको बोलोगे आप डी। मतलब डी क्या है, डी इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ द रैंक्स ऑफ द टू सीरीज, दैट इज एक्स एंड वाई। अब तीसरा क्या है, ये जो डी निकला ना इसको स्क्वायर करो, बस फिर अप्लाई फार्मूला करो, जो ऊपर वाली फार्मूला थी क्या थी, 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन क्यूब माइनस एन। देखिए अब क्या है, अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिए गए, ये आपको याद रखने हैं किसी भी तरीके से। अगर हमारे लास्ट पे जितना भी वैल्यू आ रहा है ना, जितना भी वैल्यू, अगर ये वैल्यू आया प्लस माइनस जीरो, हम कहेंगे उस टाइम पे कोई भी कोरिलेशन प्रेजेंट नहीं है एक्स और वाई के बीच में। ठीक है, अगर हमारा वैल्यू आया फ्रॉम प्लस या माइनस 0.00 से लेके प्लस माइनस 0.20 तक, हम उस टाइम पे कह सकते हैं इनडिफरेंट और नेग्लिजिबल कोरिलेशन प्रेजेंट है। वैसे ये टेबल आपको याद रखना है, क्योंकि इस पर पक्का बनते हैं, पक्का 100% में बोल सकता हूँ, 100% इस पर क्वेश्चन बनता है। अगर वैल्यू 0.20 से 0.40 आए, हम कह सकते हैं लो आर स्लाइड कोरिलेशन, लो आर स्लाइड कोरिलेशन है। अगर प्लस माइनस 0.40 से लेके प्लस माइनस 0.70 तक आएंगे ना तो सब्सटेंशियल और हम कह सकते हैं मार्केट कोरिलेशन है। वैसे ही अगर 0.70 से लेके प्लस माइनस 1.0 से तक है तो हम कह सकते हैं हेवी और हाई कोरिलेशन है। ठीक है यहाँ तक। अब इसमें दो टाइप से, रैंक कोरिलेशन में दो टाइप से, देखिए क्या है, ये बिल्कुल ईजी है, ज़्यादा वैसा टफ नहीं है। देखिए अगर हमें वहीं से क्वेश्चन से ही रैंक दिए गए हों, क्वेश्चन वाले नहीं रैंक दिए गए, तो बिल्कुल ईजी हमारे लिए रहता है। क्या रहता है, हम कंप्यूट ही कर दें डायरेक्टली। क्या करेंगे, रैंक जो रहती है ना, रैंक इसकी रैंक और इसकी रैंक, इनको माइनस करके डी निकालेंगे। सिंपल, क्योंकि रैंक तो दी गई है ना। फिर क्या करेंगे, डी को स्क्वायर बनाएंगे, जब स्क्वायर बन गया फिर सम करेंगे, डी समेशन ऑफ डी स्क्वायर बन गया, फिर वैल्यू को पुट करेंगे फॉर्मूला में। अब एग्जाम्पल देखिए क्या क्वेश्चन में बोला गया है, फॉलोइंग आर द रैंक्स दिए गए, इसका मतलब रैंक्स दिया गया है। ओब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स ने कुछ रैंक्स लाई इन 2 सब्जेक्ट्स, बायोस्टैटिस्टिक्स एंड बायो फिजिक्स, टू व्हाट एक्सटेंट द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स इन द 2 सब्जेक्ट्स इज रिलेटेड। अब बताइए, आर कोरिलेशन, रिलेशन बताए ना, रिलेशन बताना है। देखिए क्या है, बायोस्टैटिस्टिक्स, ये रैंक दिए गए, वैल्यूज नहीं दिए गए, ये रैंक दिए गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैसे ये 2 4 1 5 3 9 7 10 6 8। अब इन रैंक्स को माइनस करना है ताकि हमारे पास डी का वैल्यू आए। अब देखो सोल्यूशन कैसे निकालना है, बायोस्टैट की रैंक को R1 लिख लो, दूसरे सब्जेक्ट को R2 लिख लो। अब एक एक करके यहाँ पे पुट करो, जैसे ऊपर वैसे ही नीचे, जैसे ऊपर वैसे ही नीचे। अब क्या करना है, डी कैसे निकालोगे, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, डायरेक्ट सामने 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 सामने, ऊपर नीचे कुछ नहीं करना है। चाहे इसका 1 नीचे भी दिएगा ना, आपको ये ऊपर नहीं ले जाना है, बिल्कुल सामने करना है इसका। ठीक है, अब 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 4 माइनस 2, 3 माइनस 1 माइनस 2 एंड सो ऑन। निकाला आपने डी, फिर डी को, डी जो है ना, डी इसको स्क्वायर करो। क्या, यहाँ पे जो वैल्यू आए ना उसको स्क्वायर, यहाँ पे जो वैल्यू आए ना उसको स्क्वायर, यहाँ पे जो वैल्यू उसको स्क्वायर, फिर इन सबको सम करो और आपको आएगा समेशन ऑफ डी स्क्वायर। समझे? अब फार्मूला में पुट करो, क्या है फार्मूला, फार्मूला है आर इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर। क्या है, ये है, ये समेशन ऑफ डी स्क्वायर कितना था 40। हम क्या करेंगे, एन कितना है, एन कितना है अभी, एन है 10। सिंपल है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज, इसको यहाँ पे पुट करो और एन को भी पुट करो 10। आया 40, या आया 10, 10 स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करोगे आप एक एक करके बिल्कुल मैथमेटिकल अप्रोच से, तो आपको वैल्यू आएगा लास्ट पे 0.76 प्लस है, क्या है, प्लस 0.76। ये ध्यान रखो, ऐसा कुछ नहीं आता कि बताइए वैल्यू, आपको बताया जाता है बताइए कि कौन सी कोरिलेशन है। वो आप तभी बता पाओगे जब आप ऊपर वाला टेबल याद रखोगे। टेबल याद रखोगे ना, क्या है, प्लस 0.76। अब ऊपर देखो, जब आपको याद होगा ना, जब आपको ये टेबल याद होगा ना, आप खुद ब खुद पाओगे 0.76 से प्लस 0.76 वैल्यू। अब यहाँ पे ढूंढो कहाँ है, 0.7 नहीं है, यहाँ नहीं है, ये 0.70 तक ही है, 0.70 इसके बीच में आ रहा है वैल्यू। जब मैं ये बोलूँगा ना तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, हमारा हाई और हेवी कोरिलेशन है। हम कह सकते हैं इस वाले डाटा में हाई कोरिलेशन है। ठीक है, अब अभी तक तो रैंक्स दिए गए थे, अब क्या होगा, अब रैंक्स नहीं दिए होंगे, अब आपको रैंक निकालनी है। क्या करना है आपको, इसमें दो ही टाइप है बस,
इसको इसमें दो ही टाइप है। अब रैंक्स नहीं दिए गए, आपको रैंक खुद पहले निकालना है, पहले आपको असाइन करना है रैंक्स। देखो कैसे करते हैं। वी कैन असाइन रैंक्स बाय टेकिंग द हाईएस्ट एज 1 और लोवेस्ट एज 1। या तो हम जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा उसको 1 लेंगे, या जो सबसे छोटा होगा उसको 1 लेंगे, आपकी मर्जी है। ठीक है, दे दिए रैंक्स, अब वैसे ही करना है, वैसे ही करना है। क्या करना है, डी लेना है, फिर डी स्क्वायर, फिर समेशन ऑफ डी स्क्वायर देन फार्मूला, बस सिंपल है। एग्जांपल देखो, क्या एग्जांपल है, एग्जांपल ऐसे देखिए, यहाँ पे ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन में बताया था रैंक, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या है, मार्क्स दिएगी, मतलब आपको रैंक निकालना है। ये मार्क जोलॉजी में है या बोटानी में है, ठीक है। अब आपको पता है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना, तो एन क्या आएगा, 9 आएगा, याद रखना, एन आएगा 9। देखो अब यहाँ पे बनाओ आप टेबल, जोलॉजी में बनाओ, बोटनी में बनाओ, ये मार्क्स है ना। देखो सबसे बड़ा मार्क्स कौन है, सबसे ज़्यादा मार्क्स कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है 47 है, 47 है ना, इसको 1 लाख दो। उसके बाद इससे थोड़ा छोटा कौन सा है, कौन है, 43 है, यहाँ पे आपको देखना आना चाहिए, ठीक है। इससे छोटा कौन सा है, 35 है, बिल्कुल, जो जितना ज़्यादा उतनी रैंक, ठीक है। वैसे ही लिख लिया आपने, अब आपको रैंक 1 मिल गई, ये N 9 आ गया। वैसे ही यहाँ पे भी सबसे बड़ा देखो, सबसे बड़ा कौन सा है, मुझे लग रहा है 49 है, लिख लो 1, फिर 45 2, वैसे ही किया। अब R1 भी आ गए, R2 भी आ गए, अब इनको माइनस करो आपस में, एक एक करके माइनस करो, एक एक करके माइनस करो। जब किया ना तो क्या आएगा, डी का वैल्यू आ गया ना, ये डी के वैल्यूज आ गए। अब इनको क्या करना है, स्क्वायर करना है, एक एक करके इनको स्क्वायर करना है, एक एक करके स्क्वायर करना है। स्क्वायर भी कर लिया ना, अब लास्ट पे समेशन निकालो, समेशन ऑफ डी स्क्वायर क्या है, 12। फिर फार्मूला सिंपल, ऊपर वाली फार्मूला में पुट करो, कर लिया आपने, ये डी स्क्वायर के बदले 12, एन के बदले 9, बस आपने कैलकुलेट कर लिया। क्या किया आपने, 6 इंटू डी का बदला था 12, नीचे 9 आएगा इधर, यहाँ पे भी 9 स्क्वायर आएगा, 9 स्क्वायर मीन्स 81 माइनस 1, ठीक है। इसको जब आप करोगे 6 12 72, ठीक है, 6 12 72, नीचे क्या आएगा, 81 माइनस 1, पहले अंदर वाले सॉल्व होंगे, क्या आएगा 80 इंटू 9 720। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीपल ही होगा, जब मैं पहले बोल रहा था इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, जब किया ना, ये 720 1720, 72 72 डिवाइड बाई 72 1000, नीचे 720, इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगा 0.9, 0.9, 0.9 भी हाई में ही आ रहा था, हाई कोरिलेशन में ही आ रहा था। आई होप आज के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर हुए होंगे, आई होप सो। बाकी डिपेंड करता है आप कितनी प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चन में। मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे यू विल मास्टर इन मैथमेटिक्स और कोई भी बायोस्टैटिस्टिक्स हो, बायोस्टैटिस्टिक्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ओनली वर्क हार्ड एंड मच मोर प्रैक्टिस इज नीडेड इन दिस सब्जेक्ट। मैं होप करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, इससे ज़्यादा आसान कोई भी नहीं पढ़ा सकता है। ये सारे के सारे मेथड्स आपको पढ़ने हैं। आई एम नॉट सेइंग कि बस आपको पास करना है, नहीं। अगर कभी किसी भी तरीके से कोई भी एग्जामिनर किसी भी तरीके से सेटअप करेगा पेपर, अगर आप ये पढ़ के जाओगे यू विल नॉट इवन लूज 1 मार्क्स, आई होप सो। बस आपको क्या करना है, बिल्कुल जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही एकदम आपको याद रखना है, और एकदम आपको वैसे ही पढ़ना है। वो जो जो मैं बोल रहा हूँ कहीं पे प्रैक्टिस करो, ये करो वो करो, फॉर्मूले में तो कुछ नहीं है, जो भी फॉर्मूला है उसको तो आपको रखना ही है, बाकी मेथड नहीं रटना है, मेथड आपको समझना है कहाँ पे क्या हो रहा है। आई होप आज के लेक्चर में जो भी मैंने पढ़ा है वो आपको एक बाय एक पॉइंट आपको समझ आया होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं यहाँ पे बोलूँगा, जो आपका यूनिट 1 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ये लास्ट लेक्चर था यूनिट 1 का। यहाँ पे आपके बायोस्टैटिस्टिक्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिसमें ज़्यादा मैथमेटिक्स का पोर्शन है, वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट यूनिट का कब स्टार्ट करेंगे और कैसे स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल इसी चैनल पे ही आएगा, बस आपको क्या करना है, जुड़ना है हमारे साथ बाय सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग द चैनल, सो दैट यू विल गेट इन टच विद अस, और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज ऑल फॉर टुडे, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।